नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 15 से लेकर 17 फरवरी यानी 15, 16 और 17 फरवरी का जो भी इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, अपनी प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास होती है, लेकिन सैटरडे को अपनी क्लास नहीं हुई थी, संडे को अपना ऑफ रहता है। आज मंडे है तो अपन 3 दिन के करंट अफेयर को एक साथ कवर करेंगे। लगभग पिछले 5 महीनों से रेगुलर आपको डेली करंट अफेयर की मेरी क्लास मिल रही है। जिस दिन नहीं होती है उससे अगले दिन अपन उस दिन के कवर कर लेते हैं करंट अफेयर को। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से बाहर सिंगल क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। आपको इस क्लास की पीडीएफ लेनी है, क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, और वो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो भी मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा वो पीडीएफ के अंदर अच्छी तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा अपने नोट्स किस किस के पास हो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं परचेज किए तो आप नोट्स परचेज कर लेना, क्योंकि जो इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स हैं उसमें प्रत्येक चीज़ को बड़े ही शानदार तरीके से दिया गया है। चीज़ों को फ्लो चार्ट, डायग्राम, टू द पॉइंट तरीके से समझाया गया है, और प्रत्येक वैकेंसी के लिए एक अलग से सेपरेट नोट्स हम बनाते हैं। यानी अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप ग्रुप डी का खरीदिए, अगर आप 4th ग्रेड की कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, infusionnotes.com वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है उसको, तुरंत वो आपके सामने आ जाएंगी। कितनी बुक्स आएगी, क्या प्राइस है, सारी चीज़ें वहाँ पर लिस्टेड है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड, जिसको सीसीएल बोलते हैं, और नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड, जिसको एनसीएल बोलते हैं, उन्होंने नन्ना सा दिल पहल के तहत किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सबसे पहले तो इस पहल का नाम ध्यान रखना, नन्ना सा दिल। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस लाइन को आप वापस याद कर लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड, जिसको सीसीएल बोलते हैं, और नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड, जिसको एनसीएल बोलते हैं, उन्होंने नन्ना सा दिल पहल के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोगी सर्जरी के लिए श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अंदर होगा क्या? अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई नन्ही जान जन्म लेती है, और जन्म से ही उसके हृदय में अगर कोई दिक्कत है और उसके हृदय की सर्जरी करवानी होती है तो ये सहयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस पर इस समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, और किसके साथ किया गया था? श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ किया गया था। वर्तमान में कोयला सचिव हैं विक्रम देवदत्त, उन्होंने इस चीज़ पर विशेष जोर देकर कहा था कि इस पहल से कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के लिए सद्भावना इक्विटी के साथ बढ़ावा मिलेगा। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर इन्होंने श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ समझौता किया है नन्ना सा दिल पहल के तहत। इसके अंदर कोई जन्मजात बच्चा है और जन्म से ही अगर उसके दिल के अंदर, उसके हृदय में अगर कोई दिक्कत है तो उसकी सर्जरी के लिए ये दोनों सहयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वर्तमान के अंदर मैंने कोयला सचिव कौन बताया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे वापस बता दो, क्योंकि आपने मेरी प्रत्येक चीज को अच्छे से सुना होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2025 को किस स्थान पर आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? ये सबको पता है, काफी खबरों में रहा था कि नई दिल्ली के अंदर आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू है वो 16 फरवरी को कर रहे हैं, और उन्होंने कर भी दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नई दिल्ली में किस जगह पर किया है, आपसे ये पूछा गया है। तो नई दिल्ली के अंदर क्या है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया था। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंदर जो आदिवासी शिल्प कला है, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी भोजन है, और आदिवासियों का क्या क्या व्यापार है, क्या क्या वाणिज्य है, इन सब पर प्रकाश डाला गया था। इसके अंदर 600 से अधिक आदिवासी उद्यमी, जो आदिवासी बिजनेसमैन है 600 से अधिक, उन्होंने इसमें भाग लिया था। यानी ये एक आदिवासियों के लिए मंच है, सामूहिक मंच है। 9 दिन तक ये महोत्सव चलेगा। तो कब तक चलेगा? ये 24 फरवरी 2025 तक चलेगा। नौ दिन तक चलेगा, और शुरू कब से हुआ है? 16 फरवरी से। तो 16 फरवरी से 24 फरवरी यानी 9 दिवसीय ये कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और आदिवासी लोग इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 16 फरवरी को किया था। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली के अंदर पड़ता है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईआईटी कानपुर ने नाबार्ड के सहयोग से किस उद्देश्य के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है?
देखिए इसमें आईआईटी कानपुर भी पूछा जा सकता है आंसर के रूप में, नाबार्ड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, आईआईटी कानपुर और नाबार्ड, इन दोनों ने सहयोग से सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है। क्या तकनीक शुरू की है? सौर निर्जलीकरण तकनीक। ये किसके लिए है? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आता है तो इसी फॉर्मेट में आने की 99% संभावना है। अगर ये वनडे एग्जाम के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर आईआईटी कानपुर और नाबार्ड आंसर के अंदर होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। इसका राइट ऑप्शन होगा कृषि उपज को संरक्षित करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आईआईटी कानपुर और नाबार्ड इन दोनों के सहयोग से सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की गई है। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा गया है। वापस एक बार सारी चीजें समझ लीजिए। आईआईटी कानपुर ने नाबार्ड के सहयोग से कृषि उपज को संरक्षित करने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है। ये तकनीक किसानों को फलों और सब्जियों को लंबे समय तक संग्रहित करने के और उन्हें बेहतर मुनाफे के लिए अधिकतम कीमत पर बेचने के लिए सक्षम बनाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? इस तकनीक के माध्यम से अगर कोई फल या कोई सब्जी का उत्पादन किसान ने किया है तो किसान की सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है फल और सब्जी में? कि उसको तुरंत बेचना पड़ता है, अदरवाइज वो खराब हो जाती है। उसको कैसे स्टोर किया जाए, ठीक है। अब ये ऐसी तकनीक का निजात क्या है कि उन फलों को और उन सब्जियों को वो स्टोर कर सकते हैं किसान, और जब उनको लगे कि अब मुझे उचित कीमत मिल रही है, जो मैंने मेहनत की उसका उचित रिजल्ट मिल रहा है, उचित परिणाम मिल रहा है, तो उस टाइम उसको वो बेच सकता है, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना चल रही थी, उसके अंदर किसानों के लिए इसका लाइव प्रदर्शन भी किया गया था और कुछ किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया गया था, सौर निर्जलीकरण तकनीक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कृषि उपज को संरक्षित करने, ये शब्द आपने पकड़ लिया होगा, और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए। कटाई के बाद क्या नुकसान होता है? जैसे फल और फूल हैं या सब्जियां हैं, उनको कटाई के बाद में बेचना ही पड़ेगा, चाहे आपको कैसी भी रेटें मिल रही है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगी। तो कटाई के बाद नुकसान हो रहा है, उनको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, संरक्षित यानी उनको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू किया आईआईटी कानपुर और नाबार्ड ने, जिससे क्या होगा, किसान जैसे आज आपने टमाटर का उत्पादन किया, आज आपने टमाटर पौधे से तोड़ लिए, अब आप उनको, आपको लग रहा है कि अभी रेटें नहीं मिल रही है, अभी मार्केट डाउन चल रहा है और टमाटर की रेटें बहुत ही कम है, तो आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको बेचना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो खराब हो जाएंगे और आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो हो ही रहा है, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस तकनीक के माध्यम से आप उस टमाटर को स्टोर कर सकते हो, जब आपको लगे कि बिल्कुल अब एग्जैक्ट रेट मिल रही है जो मुझे चाहिए थी, तो उस टाइम उसको बेच सकते हो। आईआईटी कानपुर और नाबार्ड ने ऐसी परियोजना शुरू की है, ध्यान रखना है। सौर निर्जलीकरण तकनीक इसका नाम रखा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत इसका प्रदर्शन किया गया था और कुछ किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया था। ये भाई पूरे हो गए। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन तक क्या चल रहे थे? 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे थे। कहां पर चल रहे थे? उत्तराखंड में चल रहे थे। वैसे तो अपन 15 तारीख को इस चीज को पढ़ते, लेकिन 15 को क्लास नहीं हुई है, 15 का करंट अफेयर भी आज अपन साथ ही पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किस शहर के अंदर किया गया? ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, छोटा लग रहा होगा लेकिन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हल्द्वानी। हल्द्वानी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो उत्तराखंड देहरादून के अंदर ये गेम शुरू हुए थे और हल्द्वानी के अंदर इनका समापन हुआ है। एग्जैक्ट शहर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किस शहर के अंदर हुआ? तो हल्द्वानी के अंदर हुआ था। हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। इसकी थोड़ी आज समरी बता देता हूं इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य के अंदर, इसके अंदर क्या क्या हुआ था। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर देश भर से 1523 मेडल जीते गए थे। कितने? 1523 टोटल मेडल। 38वें खेलों में 1523 मेडल खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिसमें से 457 क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण यानी गोल्ड। इसी 1523 में से 457 क्या थे? गोल्ड मेडल थे। 455 क्या थे? रजत पदक थे। याद रख लो कि दो का ही तो फर्क है। 2 नंबर पे जो आता है उसको क्या देते हैं? रजत पदक देते हैं। तीसरे नंबर वाले को कांस्य पदक देते हैं। 611 कांस्य पदक थे। इतने पदक वितरित किए गए। इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो संख्या आएगी 523, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? 38वें राष्ट्रीय खेलों में टोटल 1523 पदक या 1523 मेडल जीते गए थे, जिसमें से 457 गोल्ड मेडल थे। पहले स्थान पे आता है उसको गोल्ड मेडल देते हैं, दूसरे स्थान पर जो आता है उसको रजत पदक देते हैं। तो दूसरे स्थान वाला नीचे आता है ना, तो 457 में से 2 कम कर लो, 455 आ जाएंगे। और 611 क्या है? कांस्य पदक जीते हैं। तो इस प्रकार टोटल 1523 पदक जीते गए थे, 1523 पदक जीते गए थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में। अब यहाँ पर क्या पूछा जाता है? 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो टॉप 3 टीमें कौन सी थी या टॉप 3 राज्य कौन से थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते। दूसरा, ये उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं, तो उत्तराखंड ने खुद ने कितने जीते, ठीक है। तो उत्तराखंड ने 24 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। यहां लिख देता हूं, उत्तराखंड लिखा भी है। उत्तराखंड ने 24 क्या जीते थे?
गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। इसके अलावा टोटल कितने पदक जीते थे? 103 टोटल पदक। अच्छा, इसके अलावा क्या पूछी जाएगी? उत्तराखंड की रैंक कौन सी रही थी इनमें? तो उत्तराखंड की रैंक रही थी 7वीं, 7th, 7वें स्थान पर रहा था उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड की टेली तो आप याद कर ही लेना। उत्तराखंड ने 24 गोल्ड मेडल जीते, टोटल 103 पदक जीते, और 7वें स्थान पर रहा था उत्तराखंड। इसके अलावा प्रथम स्थान पर कौन सी टीम रही थी? ये आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है ना। मुझे पता है ना एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। सर्विसेज की टीम है वो प्रथम स्थान पर रही थी, टोटल 121 पदक जीते थे सर्विसेज ने। कितने? 121। क्या सर जो सबसे ज्यादा संख्या में पदक जीता है वो प्रथम स्थान पर आता है? बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम ने तो 201 पदक जीते थे, फिर भी वो दूसरे स्थान पर रही थी। ऐसा क्यों है? गोल्ड मेडल कौन सी टीम कितने ज्यादा जीतती है, उसके बाद में सिल्वर मेडल, उसके बाद में ब्रॉन्ज मेडल। तो गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा जीते थे सर्विसेज की टीम ने, 68 गोल्ड थे इसमें। कितने? 68, 68 गोल्ड मेडल थे, ठीक है। इसके अलावा 26 क्या थे? 26 सिल्वर मेडल थे। इसके अलावा ब्रॉन्ज भी तो कुछ जीते होंगे, बिल्कुल 27 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये टोटल सर्विसेज की टीम का आंकड़ा है, जिसके अंदर सर्विसेज ने टोटल 121 पदक जीते थे, 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे। 121 पदक के साथ सर्विसेज की टीम प्रथम स्थान पर रही थी, ठीक है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर कौन सी टीम रही? महाराष्ट्र की, लेकिन पदक की संख्या के हिसाब से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, और वैसे ऑल ओवर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने टोटल 201 पदक जीते थे, जिसमें 54 गोल्ड थे, 71 सिल्वर थे और 76 ब्रॉन्ज मेडल थे। कैसे कैसे? महाराष्ट्र ने टोटल 201 पदक जीते, जिसमें 54 गोल्ड मेडल थे, 71 सिल्वर मेडल थे, 76 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब आप महाराष्ट्र को देख के एक चीज आपको पता लग गई होगी कि महाराष्ट्र ने गोल्ड 54 ही जीते, लेकिन सर्विसेज की टीम ने तो 68 जीते, इसीलिए तो सर्विसेज की टीम प्रथम स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। बाकी सिल्वर में तो कहीं आसपास भी नहीं है। सर्विसेज की टीम ने 26 सिल्वर जीते थे, इन्होंने 71 जीते हैं। ब्रॉन्ज मेडल में भी आसपास नहीं है। सर्विसेज की टीम ने 27 ब्रॉन्ज जीते थे, इन्होंने 76 ब्रॉन्ज जीते थे। फिर भी प्रथम स्थान पर सर्विसेज की टीम है, क्योंकि गोल्ड मेडल उसने सबसे ज्यादा जीते थे। तीसरे स्थान पर आए प्यारा हरियाणा, 153 मेडल जीते हरियाणा ने। तो इसका मतलब सर सर्विसेज की टीम से भी ज्यादा जीते हैं। बिल्कुल, थोड़े गोल्ड मेडल कम रह गए थे। 48 गोल्ड जीते थे, 47 सिल्वर थे और 58 ब्रॉन्ज थे, यानी तीनों को एकदम बराबर में जीता है इन्होंने, ज्यादा फर्क नहीं रखा है। 48, 47, 58, ठीक है। तो तीन टीमें आपको ध्यान रखनी है, सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा। सर्विसेज ने 121 पदक जीते, 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज। इसके अलावा महाराष्ट्र ने 201 पदक जीते। सबसे ज्यादा पदक किस टीम ने, किस राज्य ने जीते थे? महाराष्ट्र ने जीते थे, लेकिन गोल्ड की संख्या कम रह गई थी। हरियाणा ने 153 पदक जीते, जिसमें से 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज। यानी सर्विसेज की टीम ने मेडल कम जीते, लेकिन टेली के अंदर प्रथम स्थान पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। उत्तराखंड ने 24 गोल्ड मेडल जीते थे, 103 पदक टोटल जीते थे, 7वें स्थान पर आता उत्तराखंड। टोटल 1523 पदक इस टूर्नामेंट में जीते गए थे, जिसमें से 457 गोल्ड थे, 455 रजत थे और 611 कांस्य पदक थे। ये सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं। और इसका समापन कहां पर हुआ था? हल्द्वानी के अंदर हुआ था। मोटा मोटी ब्रीफ के अंदर जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये कार्यक्रम चले थे, इन खेलों का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी ने कौन सा पुरस्कार जीता? अभी हाल ही में 2 दिनों पहले एनटीपीसी ने एक पुरस्कार जीता था। कौन सा पुरस्कार था? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसने जीता इस बार का? एनटीपीसी ने जीता है। यह पदक क्यों दिया गया है, इस पदक को दिए जाने के पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीजें अपन इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए, एनटीपीसी लिमिटेड को 13 फरवरी की बात है, कब की बात है? 13 फरवरी को चेन्नई में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया, यूएन जिसको जीसीएनआई लिखा हुआ था न्यूज के अंदर, यूएन जीसीएनआई लिखा था, जिसका मतलब है चेन्नई में जो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया हुआ था, उसके अंदर जल लचीलापन श्रेणी के अंदर फॉरवर्ड फास्टेड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 दिया गया था। आपसे ये श्रेणी पूछी जा सकती है, जल लचीलापन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जल लचीलापन श्रेणी। इस श्रेणी के अंदर इनको अवार्ड दिया गया है एनटीपीसी को। कौन सा अवार्ड? फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। किसने दिया? यूएन जीसीएनआई। कौन? जीसीएनआई। अच्छा, यूएन पूरा लिख देता हूं, यूएन जीसीएनआई। यूएन जीसीएनआई का मतलब क्या हुआ? यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया, इन्होंने ये अवार्ड दिया है। ये पुरस्कार जल संरक्षण हो गया, अपशिष्ट जल का उपचार कैसे करें, सतत जल प्रबंधन की जो परताएं हैं उनके अंदर एनटीपीसी ने सबका नेतृत्व किया था इस बार, इसके चलते दिया है। और एनटीपीसी का लक्ष्य है 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना। कितना? 60 गीगावाट, GWN गीगावाट। कब तक? ये एक्चुअल में जो टाइमलाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 2032 तक। एनटीपीसी ने बोला है हम 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल कर लेंगे, इतनी अक्षय ऊर्जा हम बना देंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आज का?
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। 1993 से लेकर 2023 के दौरान चरम मौसमी घटनाओं में भारत किस स्थान पर है? अभी जलवायु को लेकर कुछ थोड़े आंकड़े सामने आए थे, उसके अंदर बड़ी ही अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली थी, इसीलिए ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1993 से लेकर 2023 के मध्य चरम मौसमी घटनाओं में भारत 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? भारत 6वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। टॉप 10 देशों में भारत 6वें स्थान पर है। 1993 से लेकर 2023 के दौरान चरम मौसमी घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित जो शीर्ष देश है उसमें 10 देशों में भारत 6वें स्थान पर है, जहां पर 180 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत को 180 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान है। किसकी वजह से हुआ है? सबसे पहले मैं ये समझा देता हूं आपको। 1993 से लेकर 2023 तक जितने भी मौसमी घटनाएं हुई है, मौसमी घटनाएं कैसे होती है? जैसे भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गई, ठीक है, शीतलहर हो गई, या गर्मियों के अंदर जो गर्मी ज्यादा पड़ती है उसकी वजह से जो मौसमी घटना होती है गर्मी की, ठीक है, उन सब के चलते भारत को 1993 से लेकर 2023 तक 180 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसी के साथ 80,000 लोगों की इन घटनाओं से मौत हुई है। 80,000 क्या हुई है? मौत हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 80,000 लोगों की मौत, इसके अलावा 180 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी है? 1993 के अंदर आपको पता है बाढ़ आई थी, 1998 में बाढ़ आई थी, वापस 2013 के अंदर भी बाढ़ आई थी, ठीक है। गर्मियों के अंदर जो हीट वेव आती है, ठीक है, मैंने बोला ना गर्म हवा, उस टाइम मेरे थोड़ा फंबल हो गया, शब्द मुझे याद नहीं आता, हीट वेव की वजह से 2002 के अंदर हीट वेव हुई थी, 2003 के अंदर हीट वेव हुई थी, 2015 के अंदर वापस भारी हीट वेव देखने को मिली थी। इन सभी प्रमुख जो मौसमी घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके चलते 80,000 लोगों को मौत हुई है और 180 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान भारत को हुआ है। टॉप 10 कंट्री में भारत 6वें स्थान पर इसके अंदर आया है। इसका मतलब सर वैश्विक स्तर पर तो कितना ही नुकसान हुआ होगा? बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर 7,65,000 मौतें हुई है भाई। उस रिपोर्ट के अंदर लिखा था कितनी? 7,65,000। ये वैश्विक स्तर पर बता रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। 4.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। कितना? 4.2 ट्रिलियन, ठीक है, मतलब ट्रिलियन। 4.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, यानी 4.2 ट्रिलियन अपन ऐसा मान लो, जर्मनी जो है ना उसका सकल घरेलू उत्पाद देख लो, जर्मनी की जितनी जीडीपी है ना उतना नुकसान हो गया, यानी एक जर्मनी जैसा पूरा देश खत्म हो गया इसकी वजह से, ठीक है। 4.2 ट्रिलियन डॉलर अभी जर्मनी की वर्तमान के अंदर सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं जीडीपी। 4.2 ट्रिलियन डॉलर है वर्तमान में जर्मनी की। किस देश की? जर्मनी। यानी जर्मनी की जितनी अभी अर्थव्यवस्था है उतना का नुकसान हो गया 1993 से लेकर 2023 पर वैश्विक स्तर पर। ये केवल जर्मनी में नहीं है। 7,65,000 मौतें, 4.2 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान। भारत को 180 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान और 80,000 मौतें। भारत इसके अंदर 6वें स्थान पर है। 1993 से लेकर 2023 के जलवायु के कल आंकड़े सामने आए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। अगला क्वेश्चन, मवेशियों और भैंसों में लंपी स्किन डिजीज, लंपी आई थी भी आपको पता है कोविड के बाद में, जिसको एलएसडी भी शॉर्ट में बोलते हैं, उसके लिए विश्व की पहली डीवा मार्कर वैक्सीन कौन सी बनी है? एक नई उनके लिए डीवा मार्कर वैक्सीन बनी है और वो भारत ने ही बनाई है। सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज ये है, भारत बायोटेक ग्रुप के द्वारा, यानी बायोवेट ने इसको बनाया है, भारत बायोटेक समूह के द्वारा इसको विकसित किया गया है और इसका नाम है बायो लंपी वैक्सीन। क्या है? बायो लंपी वैक्सीन। लंपी आप समझते होंगे, पशुओं के अंदर भी महामारी चली थी ना, गायों भैंसों में ज्यादा होती थी, उसके अंदर पशुओं के स्किन पे बड़े बड़े ऐसे गांठे टाइप हो जाती थी, उसी को लंपी बोलते हैं। तो उसके लिए बायोवेट, भारत बायोटेक समूह के द्वारा बायो लंपी वैक्सीन विकसित की गई है और मवेशियों के अंदर विशेषकर भैंसों में लंपी स्किन डिजीज है वो आई थी और ये विश्व का पहला डीवा मार्कर वैक्सीन है लंपी का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। संक्रमित जानवरों को लगाने से भी इसका इलाज होता है और जो संक्रमित नहीं है उनको अगर ये वैक्सीन दी जाएगी तो इन फ्यूचर वो वापस उनके ये संक्रमण नहीं फैलेगा लंपी का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS वर्ल्ड गवर्नमेंट जो सम्मेलन है 2025 का भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहां पर आयोजित हुआ? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की लाइन आपको याद करनी है। इसके अंदर क्या लिखा है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 है, उसकी थीम क्या है? भविष्य की सरकारों का निर्माण। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? दुबई के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जिसकी थीम रखी गई थी भविष्य की सरकारों का निर्माण, इस थीम पर यह आयोजित हुआ था दुबई के अंदर। भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने भारत का नेतृत्व किया है। भारत ने
लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पहल को बढ़ावा दिया है, जो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर सतत आदतों को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने क्या किया इस कार्यक्रम के अंदर, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पहल को बढ़ावा दिया था। जलवायु परिवर्तनों के बीच खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 109 जलवायु प्रतिरोधी बीज किस्मों का शुभारंभ इसके अंदर किया गया था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया था, मैंने आपको बताया था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के अंदर कितने बीजों का, तो 109 जलवायु प्रतिरोधी बीज। इसका मतलब क्या हुआ, 109 पर इस प्रकार की बीजों की किस्मों को तैयार किया गया है। उसको अगर अपन बोते हैं, बाढ़ आती है, बारिश कम होती है, बारिश ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, फिर भी फसल को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो जलवायु प्रतिरोधी किस्म है बीज की, ठीक है। और ऐसे 109 बीजों को यहाँ पर विकसित किया गया। और क्यों किया गया, ताकि खाद्य सुरक्षा बढ़े। ऐसा नहीं हो कि कल को बाढ़ आ जाए, कल को मौसम ठीक ना रहे तो अपन खाद्य संकट से गिर जाए। उसके लिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई के अंदर ये कदम उठाया गया था। इसकी थीम रखी गई थी भविष्य की सरकारों का निर्माण। भारत की तरफ से भाग लिया था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और भारत ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पहल को बढ़ावा दिया था इसके अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। एक जगह 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है, उस जगह का नाम आपसे पूछा है। बेंगलुरु के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। इसके अंदर आपको यही याद रखना है, भारत की वर्तमान में जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसका आयोजन किसने करवाया था, आर्ट ऑफ लिविंग ने करवाया था। डेट याद रखना 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन। वैलेंटाइन डे के दिन बड़ी घटनाएं हुई हैं करंट अफेयर में, आप अच्छे से याद कर रहे हो तो ध्यान रखना। भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अच्छा, ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका मैं कंफ्यूजन आपके रहने नहीं दूंगा, अच्छे से कवर करवा दूंगा। 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। सबसे पहले तो जो काशी तमिल संगमम है उसका कौन सा संस्करण है, ये तीसरा संस्करण है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये भाई। इसके संस्करण कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं करंट अफेयर में। तीसरा संस्करण है और उसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो कि वर्तमान में यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके अंदर कौन कौन भाग लिए थे ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री है वर्तमान में डॉक्टर एल मुरुगन। कौन है, मुरुगन, डॉक्टर एल मुरुगन उनको बोलते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया था। ये अपन ऐसा बोल सकते हैं काशी तमिल संगमम 3.0 भी न्यूज में लिखा हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखना 3.0 भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये तीसरा है। कब से कब तक, 15 से 24 फरवरी अभी ये चल रहा है। अपन 15 फरवरी का करंट अफेयर भी आज साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए 15 तारीख की घटना है। 15 से 24 फरवरी तक ये आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इसके अंदर मौजूद थे ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन इसका उद्घाटन ऑफिशियल रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इसके अलावा कौन कौन थे यहाँ पर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री वर्तमान में डॉक्टर एल मुरुगन, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल थे, और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान के अंदर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अंदर शामिल हुए थे। ये था भाई 15 से लेकर 17 फरवरी 2025 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें मैंने एक एक चीज को आपको अच्छे से कवर करवाने की, समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे यार अच्छा लगता है। समझते नहीं हो आप, लाइक वाइक कर दो, और एक आधा शेयर मार दिया करो अपने दोस्तों के साथ। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगी मैं आपको ये बता देता हूँ। ये नंबर है 9887809083, ये मेरी टीम के नंबर है। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। तो क्या सर रोजाना करना पड़ेगा? नहीं, रोजाना नहीं, एक बार कर दो। वो आपको या तो एक लिंक भेजेंगे, उससे उस ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज वो खुद ज्वाइन करवा देंगे अपनी ओर से। उसके बाद में उस चैनल पर डेली के डेली, जैसे ही व्हाट्सएप पे ही है ना, डेली के डेली जैसे ही क्लास होगी उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और 99.9% तो क्लास से पहले ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी हमारी टीम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है, बस आप डेली की डेली पीडीएफ पढ़ लिया करो। बहुत ही शानदार डेली की डेली पीडीएफ मिलती है। मेरे हिसाब से करंट अफेयर की डेली पीडीएफ हम ही प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। पीडीएफ वैसे देखो, व्यूज के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी वेबसाइट पे हम डाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब अच्छे से पढ़ो, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है यार। करंट अफेयर की पीडीएफ क्लास सब कुछ तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? करंट अफेयर में कोई इश्यू है इसके अलावा?
मेरी कोई भी चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आती हो, आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक बोल सकते हो कि सर हमारी ये चीज़ समझ में नहीं, उसको समझाने का काम मेरा है, आपका नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।